29 नवंबर 2020 असर और मगरिब के दरमियान का वक्त था। तेहरान के मज़ाफ़ात में एक सड़क पर काली गाड़ियों का एक काफिला फुल प्रोटोकॉल और इंतहाई तेजी के साथ सफर कर रहा था। 5 गाड़ियां और पांचों गाड़ियां एक जैसी। बाहर से देखकर ही पता चल रहा था कि कोई बहुत ही वीवीआईपी मूवमेंट हो रही है। और था भी कुछ यूं ही। प्रोटोकॉल के बीच वाली गाड़ी में एक ऐसा शख्स जा रहा था जिसका नाम बरसों तक फाइलों में टॉप सीक्रेट और क्लासिफाइड जैसे अल्फाज के पर्दे में छुपा रहा। एक ऐसा शख्स जिसके बारे में नेतन्याहू ने कहा था, याद रखो इस नाम को। A key part of the plan was to form new organizations to continue the work. This is how Dr. Mukhtar, head of Project Ahmad, put it. Remember that name? एक ऐसा शख्स जिसे मगरबी मीडिया ईरान का आइंस्टाइन बुलाता था। वो फिजिक्स का प्रोफेसर था, पासदाराने इनकलाब का रुकन था और ईरान के एटमी प्रोग्राम के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान था। लेकिन इन सब से बढ़कर वो इसराइल और मगरबी दुनिया के लिए खतरा था। एक ऐसा खतरा जिसे खत्म करना लाजमी था। हम बात कर रहे हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बानी मोहसिन फखरीजादा की। 29 नवंबर की वो शाम, उस दिन भी फखरीजादे काम खत्म करके मामूल के रास्ते से घर जा रहे थे। जब इनका काफिला तेहरान से थोड़ा बाहर आब सर्द के इलाके तक पहुंचा, उसी वक्त पहले से रोड के साइड में खड़ी एक निसान पिकअप में धमाका हुआ और फायरिंग शुरू हो गई। हमला इतना शदीद और अचानक था कि गार्ड्स को रिएक्ट करने में भी 2 से 3 मिनट लग गए। लेकिन उस वक्त तक नुकसान हो चुका था। फखरीजादा बुरी तरह हिट हो चुके थे। कुछ गार्ड्स उन्हें लेकर अस्पताल भागे और बाकियों ने हमलावरों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वहां तो दूर दूर तक कोई था ही नहीं। बस एक खाली पिकअप ट्रक जिस पर एक मशीन गन नस्ब थी, लेकिन कहीं कोई गनमैन नहीं था। हाँ, मगर इस पिकअप ट्रक पर 2 से 3 कैमरे भी लगे हुए थे और साथ ही एक छोटी सी सैटेलाइट डिश भी अटैच थी। ईरानी इंटेलिजेंस परेशान तो थी ही, हैरान भी थी और होना भी बनता था। शायद ये दुनिया की तारीख का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्टेड कत्ल था। कैमरों ने दर्जनों लोगों के बीच तेजी से सफर करती हुई गाड़ी में फखरीजादा को पहचाना और फिर मशीन गन ने उन्हें इस प्रिसाइज तरीके से निशाना बनाया कि उनके अलावा किसी शख्स को कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ देर बाद ईरान का मोहसिन फखरीजादा अस्पताल में दम तोड़ गया। कत्ल का इल्जाम इसराइल पर लगा। ईरान ने बदला लेने की धमकी दी। सिपाही पासदारान ने कहा कि हम सब्र नहीं करेंगे। मगर ये सिर्फ एक हाई प्रोफाइल एसेसिनेशन नहीं थी, एक पैगाम भी था ईरान के तमाम करता धर्ताओं के नाम। ये जंगें सिर्फ नारों और जज्बात से नहीं, टेक्नोलॉजी और जहानत से जीती जाती हैं। और इस मैदान में इनके दुश्मन इनसे कहीं आगे निकल चुके हैं। ये नवंबर 2004 की बात है। फ्रांस के एक मिलिट्री अस्पताल में एक शख्स जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ है। मगर ये कोई आम आदमी नहीं है। एक ऐसा शख्स जो पिछली 3 दिहाइयों से मज़ामत का पोस्टर बॉय बना हुआ था। एक ऐसा नाम जिसे कुछ लोग तो मिडिल ईस्ट का चे गवेरा मानते थे और कुछ गद्दार। एक ऐसा नाम जिसके नाम पर पूरी दुनिया के मुसलमानों ने अपने बच्चों के नाम तक रख दिए। उसका नाम था यासिर अरफात। अरफात की उम्र 75 बरस हो चुकी थी, मगर न चाल में कमजोरी, न जुबान में लर्जिश। वही कैफिया, वही यूनिफॉर्म। अभी कुछ साल पहले ही तो उसने इसराइल को 2 स्टेट सॉल्यूशन मानने पर मजबूर कर दिया था, जिससे इसराइल डीप स्टेट इससे बहुत नाराज थी। मगर फिर अचानक उसे एक ऐसी बीमारी ने आ लिया जिसका आज तक कोई सुराग न मिला। पहले कुछ दिन खांसी रही, फिर उल्टियां हुई, तेजी से वजन कम हुआ और फिर कोमा। एक ऐसी नींद जिससे अरफात कभी न जाग सके। पूछने वाले पूछते रह गए, अरफात को आखिर हुआ क्या है। अक्टूबर 2004 में जब इसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उसे
रामल्ला से फ्रांस मुंतकिल किया गया और सिर्फ 2 हफ्ते बाद 11 नवंबर 2004 को वो दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन हकीकत अभी जिंदा थी। डॉक्टर्स ने कोई कॉज ऑफ डेथ नहीं बताया क्योंकि उन्हें कोई कॉज ऑफ डेथ समझ ही नहीं आया। ना कोई तबाही बीमारी, ना कोई वायरस। कुछ दिन तक सवालात उठे कि क्या अरफात को कत्ल कर दिया गया, लेकिन फिर दुनिया आगे बढ़ गई। मगर 2012 में, यानी 8 साल बाद, स्विट्जरलैंड की एक लेबोरेटरी ने अरफात की जाती एशिया पर तहकीक की और वहां उन्हें पोलोनियम-210 के असरात मिले। एक ऐसा रेडियो एक्टिव जहर जो सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर में बनता है, जिसकी मामूली मिकदार भी किसी भी इंसान को खामोशी से मार सकती है। अब सवाल यह है कि किसने अरफात को मारा? क्या ये इसराइल था? क्या फलस्तीनी क़यादत में ही कोई गद्दार छुपा था? या फिर ये इंटरनेशनल पावर्स का कोई हाई लेवल ऑपरेशन था? कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ खामोशी। यासिर अरफात मर गया, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या वो बीमार हुआ या मारा गया? अगर मारा गया तो क्यों और किसने? बरतानवी दारुल हुकूमत में सर्दियां शुरू हो चुकी थी। दिन छोटे और रातें बड़ी हो चुकी थी। आपने लंदन के मेफेयर के इलाके का नाम तो सुना ही होगा। अरे वही इलाका जहां अपने मियां साहब उन फ्लैट्स पर रहते हैं जो उनके नहीं। खैर, सेंट्रल लंदन के इस पोश इलाके के इंतहाई महंगे मिलेनियम होटल के पाइन बार में 3 अफराद एक टेबल पर बैठे शाम की चाय पी रहे थे। दूर से देखने में ये कोई बिजनेस मीटिंग मालूम हो रही थी। इन तीनों में से एक शख्स अलेक्जेंडर लिटविन को है, जो कभी रूस की खुफिया एजेंसी FSB के लिए काम करता था। आज लंदन में उसके 2 पुराने वर्क कुलीग्स उसे मिलने आए थे। चाय खत्म होने के साथ साथ मुलाकात भी अपने इख्तिताम को पहुंच गई। लेकिन अलेक्जेंडर को अंदाजा नहीं था उसकी मौत का प्रोसेस शुरू हो चुका था। अलेक्जेंडर ने सन 2000 में इंग्लैंड में सियासी पनाह ली थी। सियासी पनाह मिलते ही उसने लंदन में बैठकर मॉस्को के राज अफशा करना शुरू कर दिए। उसका कहना था कि रूस अपने मुल्क में खुद दहशतगर्दी करवाकर चेचनिया में जंग को जस्टिफाई करता है। वो लंदन में बैठकर खुद को महफूज समझ रहा था, लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि रूस इस तरह उससे बदला लेगा। घर जाते ही अलेक्जेंडर की तबीयत खराब हो गई। मुसलसल वॉमिटिंग शुरू हो गई, जिसम के सारे बाल गिरने लगे। डॉक्टर हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। और फिर अलेक्जेंडर के यूरिन टेस्ट में एक खतरनाक चीज दरियाफ्त हुई, पोलोनियम-210। वही पोलोनियम जिसके जर्रात यासिर अरफात के सामान से भी मिले थे। लेकिन ये बात जहन में रखे कि 2006 तक यासिर अरफात के केस में पोलोनियम के इस्तेमाल का इंकशाफ नहीं हुआ था। इसलिए दुनिया की तारीख में यह ऑन रिकॉर्ड पहला केस था जहां इस सब्सटेंस को कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया था। तफ्तीश आगे बढ़ी तो 2 रूसी एजेंट्स का नाम सामने आया, एंड्रे लोगोवे और दिमित्री कोफ्टिन। ये वही दोस्त थे जिनके साथ अलेक्जेंडर ने उस शाम चाय पी थी। सीसीटीवी फुटेजेस से ट्रेस किया गया तो वो दोनों कातिल जहां जहां गए अपनी इस ताबकारी के ट्रेसेस छोड़ गए। बिलाखिर 23 नवंबर को अलेक्जेंडर मर गया। 10 साल बाद बरतानवी हुकूमत की एक इंक्वायरी में यह बताया गया कि यह कत्ल रूसी रियासत ने करवाया और मुमकिन है कि इसकी मंजूरी खुद व्लादिमीर पुतिन ने दी हो। मॉस्को ने हमेशा की तरह इनकार कर दिया, लेकिन सारी दुनिया में बैठे अपने मुखालिफिन को एक पैगाम जरूर पहुंचा दिया कि अगर तुमने हमें धोखा दिया तो हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप कर बैठे हो। फरवरी 2017 मलेशिया के कोलालमपुर एयरपोर्ट पर हजारों मुसाफिर अपनी फ्लाइट्स के इंतजार में इधर उधर घूम रहे हैं। कोई बच्चों के बैग खींच रहा है,
तो कोई फूड कोर्ट्स में बैठा कुछ खा रहा है। सिक्योरिटी एहलकार राउंड लगा रहे हैं। ये सब तो मामूल की चीजें हैं, लेकिन आज इस एयरपोर्ट पर एक ऐसा काम होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। इसी भीड़ में एक शख्स किम जोंग नाम भी है, नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन का सौतेला बड़ा भाई। वो आज मकाओ वापस जा रहा था, जहां वो नीम जिलावतनी में रह रहा था। अचानक दो नौजवान लड़कियां अटकेरियां करती हुई उसकी तरफ बढ़ी। एक ने उसे डिस्ट्रैक्ट किया और दूसरी ने उसके चेहरे पर एक कपड़ा मल दिया। ये सब 5 सेकंड से भी कम देर में होता है। अभी किम जोंग नाम शौक में ही था कि लड़कियां हंसती हुई आगे निकल गई। इसे लगा शायद इसके साथ कोई मजाक किया गया था, लेकिन यह मजाक नहीं था। सिर्फ चंद मिनटों में ही वो तकलीफ से तड़पने लगा। उसका सांस फूलने लगा, जिस्म कांपने लगा। इसे लोग एयरपोर्ट क्लिनिक ले गए, लेकिन 20 मिनट के अंदर अंदर इसी क्लिनिक में इसकी मौत हो गई। किम जोंग की मौत किसी हार्ट अटैक या स्ट्रोक की वजह से नहीं, बल्कि VX नर्व एजेंट की वजह से हुई है। एक ऐसा जहर जो माइक्रोस्कोपिक मिकदार में भी किसी को मार सकता है। तहकीकात से मालूम हुआ कत्ल के लिए इन दोनों लड़कियों को इस्तेमाल किया गया था, जिनमें से एक का ताल्लुक इंडोनेशिया और दूसरी का वियतनाम से था। इन लड़कियों का कहना था कि वो तो बस एक मजाक कर रही थी और नहीं जानती थी कि इस कपड़े में ऐसा कोई जहरीला मवाद है। लेकिन CCTV ने सारी साजिश क्लियर कर दी। उसी दिन 4 नॉर्थ कोरियन मर्द उन लड़कियों से मिले और उसी मुलाकात में इस कत्ल की प्लानिंग की गई और फिर वो चारों अफराद कत्ल से पहले ही मुल्क से फरार हो गए। कुछ लोग किम जोंग नाम को नॉर्थ कोरिया का अगला लीडर समझते थे और कुछ लोगों का यह भी ख्याल था कि वो मकाओ में चीनी सरपरस्ती और प्रोटेक्शन के साथ जिलावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं, ताकि अगर कभी किम जोंग उन पटरी से उतरे तो उन्हें इनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर को ये दोनों बातें कबूल नहीं थी और उन्हें ठिकाने लगाकर दुनिया और चीन दोनों को क्लियर मैसेज दिया गया कि उनके पास किम जोंग उन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मलेशिया ने नॉर्थ कोरिया के सफीर को निकाल दिया। वहां के शहरियों के लिए वीजा फ्री एंट्री भी बंद कर दी। लड़कियों पर केस तो चला, लेकिन कुछ दिन बाद सुल्तानी गवाह बनने के एवज रिहा कर दिया गया। लेकिन असल कातिल कभी किसी अदालत के सामने पेश न हो सके। 12 फरवरी 2008 शाम के दारुल हुकूमत में रात गहरी हो चुकी थी। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, लेकिन मिनटों में ही एक खौफनाक धमाका इस सारी खामोशी को तहस नहस करने वाला था। दमिश्क के पोश इलाके कफर सूसा में एक शख्स अकेला अपनी SUV की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जा रहा था। इसके एक हाथ में गाड़ी की चाबी थी और दूसरे हाथ में तस्वीर। अरब दुनिया में हाथ में तस्वीर रखना एक आम सी बात है, लेकिन ये कोई आम शख्स नहीं था, ये मात मुगनिया था। हिजबुल्लाह का सबसे खतरनाक और पुरस्कार कमांडर, एक ऐसा नाम जिसे CIA से लेकर मोसाद तक सब ढूंढ रहे थे। वो तस्बीह पर उंगलियां घुमाता हुआ अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही इसने दरवाजे को हाथ लगाया, एक शदीद धमाका हुआ। धमाका इतना शदीद था कि आसपास की सारी इमारतों के शीशे टूट गए, लेकिन टारगेट इतना प्रिसाइज कि इमाद की गाड़ी के सिवा किसी गमले तक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। चंद घंटों में ही हिजबुल्लाह ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी। वो शख्स जो 20वीं सदी के कई मुहलिक तरीन हमलों का मास्टरमाइंड था, अब जिंदा नहीं था। ये वही इमाद मुगनिया है जिस पर 1983 के बैरूत बम धमाकों का इल्जाम था, जहां 241 अमेरिकी मैरीन्स और 58 फ्रांसीसी पैराट्रूपर्स मारे गए। उसी ने मगरिब के शहरियों को लबनान में अगवा करवाया और दुनिया भर में इसराइली और यहूदी अहदाफ पर हमले करवाए, लेकिन खुद हमेशा पर्दे के पीछे रहा। ना अफूम रखता, ना एक जगह ज्यादा रुकता।
गाड़ियां मुसलसल बदलता रहता। कई बार कातलाना हमले हुए लेकिन वो बच निकला। लेकिन इस बार CIA और मोसाद दोनों ने मिलकर इसके खिलाफ जाल बिछाया था। इसकी गाड़ी के स्पेयर टायर में एक बम लगाया गया जो उसी लम्हे डेटोनेट किया गया जब वो गाड़ी के बिल्कुल करीब आ चुका था। इंटेलिजेंस अमरीकियों की थी और एग्जीक्यूशन इसराइलियों की। ये सिर्फ हमलों का इंतकाम नहीं था, ये इसराइल की डीकैपिटेशन स्ट्रेटजी का हिस्सा था। क्योंकि मुगनिया सिर्फ हिजबुल्लाह का कमांडर नहीं था, बल्कि वो ईरान के रीजनल प्रॉक्सी नेटवर्क का दिमाग बन चुका था। इसे मारना सिर्फ बैरूत या दमिश्क के लिए पैगाम नहीं था, ये पैगाम था तेहरान के लिए। ईरान और हिजबुल्लाह ने बदला लेने का वादा किया, कुछ नाकाम हुई, कुछ कामयाब। लेकिन जो एग्जीक्यूशन CIA और मोसाद ने दिखाई, उस जैसी एक भी कार्रवाई ना हो सकी। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का एक नया चैप्टर था। तमाम अमेरिका और इसराइल मुखालिफ कुव्वतों को पैगाम था कि अगर हम दोनों मिल जाएं, तो फिर हमारे दुश्मन कहीं भी महफूज नहीं। जुम्मा 7 सितंबर का दिन था। एमिरेट्स एयरलाइन की फ्लाइट अटेंडेंट हन्नान अलातिर ने न्यूयॉर्क लैंड करते ही अपने US से मोबाइल में लगाई और व्हाट्सएप पर अपने नए नवेले दूल्हा को मैसेज किया, जमाल में होटल के रास्ते में हूँ, तुम कहाँ हो मेरी जान। हन्नान अलातिर की जमाल खाशोगी से अभी 3 महीने पहले ही शादी हुई थी, मगर जमाल के काम और हन्नान की फ्लाइट शेड्यूल्स की वजह से ये शादी शुरू से ही मुश्किलात का शिकार थी। इस बार भी अगले ही दिन जमाल को काम की वजह से वॉशिंगटन DC जाना पड़ा। अगर हन्नान नहीं जानती थी कि ये मुख्तसर मुलाकात इनकी अपने शौहर से आखिरी मुलाकात साबित होगी। लेकिन जमाल के सर पर सिर्फ काम नहीं, एक और खातून भी सवार थी। जमाल खाशोगी खतीजा चंगेज नामी एक तुर्क खातून से तीसरी शादी करना चाहते थे, मगर उन्हें नहीं मालूम था कि इस तीसरी शादी का इरादा उन्हें मौत की वादी में ले जाएगा। 59 साला जमाल खाशोगी पिछली 3 दिहाइयों से सऊदी अरब में सहाफत कर रहे थे। इस पूरे टाइम में उन्हें एस्टेब्लिशमेंट और शाही खानदान की भरपूर सपोर्ट हासिल रही। यही वजह थी कि उन्होंने अलकायदा और उसामा बिन लादेन से मुताल्लिक ऐसी खबरें भी ब्रेक की जिनका कोई आम सऊदी सहाफी सोच भी नहीं सकता। लेकिन 2017 में वली अहद बनने वाले MBS एक नया सऊदिया देखना चाहते थे और इस नए सऊदिया में पुरानी एस्टेब्लिशमेंट और इसके दोस्तों की कोई जगह नहीं थी। और मोहम्मद बिन सलमान के करीबी साथी सऊद अल कहतानी ने यह पैगाम वाज़े अल्फाज में जमाल तक पहुंचा दिया। अब से इनके ट्वीट करने, लिखने और मीडिया से बात करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। चंद ही हफ्तों में दिहाइयों का वफादार गद्दार बन गया। कुछ सुना सुना लग रहा है ना? एस्टेब्लिशमेंट हर जगह एक जैसी होती है बॉस। खैर, पाबंदियों से दंग आकर जमाल खाशोगी इस साल सऊदीया से अमेरिका शिफ्ट हो गए। वो वॉशिंगटन पोस्ट के लिए कॉलम लिखने लगे। उनके कॉलम नाराज मगर खामोश पुरानी सऊदी एस्टेब्लिशमेंट की आवाज बन गए और इन तमाम कॉलम्स का निशाना थे नौजवान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान। जमाल खाशोगी खतीजा चंगेज से शादी करना चाहते थे, मगर ये शादी होने के लिए हन्नान अलातिर की शादी टूटने की जरूरत थी। खाशोगी ने 10 साल पुरानी दोस्त और चंद माह पुरानी बीवी को तलाक दे दी। इस तलाक का बाज़ाब्ता सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए वो 28 सितंबर को इस्तांबुल की सऊदी कॉन्सुलेट गए, मगर उन्हें बताया गया कि उनका डॉक्यूमेंट इस वक्त तैयार नहीं है, 2 अक्टूबर को आ जाए। डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। CCTV के मुताबिक 2 अक्टूबर को दिन 1:14 पर जमाल खाशोगी सऊदी कॉन्सुलेट में दाखिल हुए और फिर कभी बाहर ना आ सके। जमाल खाशोगी को शक था कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए वो अपने मंगेतर को अपने फोन्स के साथ साथ तुर्क सदर उर्दुगान के मशीर का नंबर भी देकर गए थे कि अगर वो वापस ना आए तो फौरन उन्हें इन्फॉर्म कर दें। घंटे दिनों और हफ्तों में बदल गए। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सारी दुनिया में शोर मच गया, खाशोगी कहां गया। और फिर तुर्क इंटेलिजेंस ने कॉन्सुलेट के अंदर की खुफिया रिकॉर्डिंग्स मीडिया को लीक करना शुरू कर दी। जो गुफ्तगू सामने आई वो खौफनाक थी। क्या कुर्बानी का जानवर आ गया है? हाँ, आ गया है। यार ये बॉडी तो बहुत भारी है।
इसके टुकड़े टुकड़े करने पड़ेंगे। अब शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह छुपाने का कोई फायदा नहीं था। 3 हफ्ते तक ना करने के बाद बिलाखिर सऊदी सरकार को मानना पड़ा कि जमाल खाशोगी को कॉन्सुलेट में कत्ल कर दिया गया है। 2 अक्टूबर को जमाल खाशोगी की आमद से चंद घंटे पहले 3 मुख्तलिफ फ्लाइटों से 15 मेंबरान की किलिंग टीम इस्तांबुल पहुंच चुकी थी। इनमें से ज्यादातर का ताल्लुक मोहम्मद बिन सलमान के स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट से था। और फिर 2 अक्टूबर को जमाल खाशोगी के कत्ल के चंद ही घंटों बाद वो 15 के 15 अफराद तुर्की की सरजमीन छोड़ चुके थे। सब हैरान थे। किसी ने पूछा कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है, तो कोई बोला कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। जून 2017 से अपनी गुड पब्लिसिटी पर करोड़ों डॉलर खर्च करने वाले मोहम्मद बिन सलमान का इमेज 3 हफ्तों में तबाह हो गया। मॉडर्नाइजेशन और रिफॉर्म और तब्दीली के सब नारे खाशोगी के जिस्म पर चलने वाले चेन सॉ के शोर में कब के रह गए। दुबई एयरपोर्ट पर रोजाना हजारों लाखों सैयाह उतरते हैं, लेकिन उस दिन दुनिया के 1 दर्जन शहरों से 27 अफराद जाली पासपोर्ट और आईडीज के साथ एक ऐसे काम के लिए दुबई आए जो शायद इससे पहले और बाद में कभी नहीं हुआ। ये कहानी है महमूद अल मबहू की मौत की। हमास के अस्करी विंग इज्जुद्दीन अल कसाम ब्रिगेड के बानी कमांडर, वो शख्स जिस पर इसराइल के 2 फौजियों के अगवा और ईरान से गजा तक असला पहुंचाने जैसे इल्जामात थे। उस शख्स की जिंदगी तो फिल्मी थी ही, लेकिन मौत ने तो हॉलीवुड की बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। दमिश्क से दुबई पहुंचने वाले महमूद अल मबहू होटल में चेक इन करते हैं और उन्हें होटल के 2nd फ्लोर पर मौजूद कमरा नंबर 230 दिया जाता है। यहाँ उन्हें लिफ्ट से निकलकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए देखा जा सकता है, लेकिन लिफ्ट में इनके साथ ही खड़े ये 2 लोग कोई आम मेहमान नहीं हैं। ये कातिलों की उसी टीम का हिस्सा है जो 1 दिन पहले महमूद को ठिकाने लगाने दुबई पहुंची है। वो टेनिस गियर में बातें करते हुए महमूद के पीछे पीछे जाते हैं ताकि कमरा कंफर्म कर सके। 4 घंटे बाद अल मबहू होटल से बाहर जाते हैं, शायद खरीदारी या किसी से मुलाकात के लिए। इसी दौरान हिट टीम के 2 मजीद अफराद कमरे के लॉक को हैक करते हैं। उन्हें होटल की सीसीटीवी में लॉक के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा जा सकता है। जब महमूद होटल से बाहर थे उसी वक्त कातिल अंदर दाखिल होते हैं, कमरे को स्कैन करते हैं और फिर जाते जाते पीछे कुछ छोड़ जाते हैं। एक ऐसा जहर जो महमूद को मफलूज कर देगा। शाम 8:24 महमूद वापस आते हैं। दरवाजा बंद होता है और चंद ही लम्हों में एक ऐसा जंगजू शख्स जो कई दहाइयों से इसराइल जैसी सुपर पावर के खिलाफ जंग लड़ रहा था, अब सांस तक नहीं ले सकता था। जहर अपना काम दिखा चुका था। कुछ ही देर बाद कातिल कमरे में दाखिल हुए और फिर अपने तकिए से इसकी सांसें रोक दी गई। अगली दोपहर 1:51 होटल स्टाफ दरवाजा खुलवाते हैं। अल मबहू की लाश बिस्तर पर मौजूद है। बज़ाहिर कोई निशान नहीं, कोई शोर नहीं। पहले तो यही लगा कि कुदरती मौत है, मगर फिर फ्रांसिक रिपोर्ट में जहर की मौजूदगी साबित हुई। 6 नाइल कोलियन, एक ऐसा जहर जो मफलूज कर देता है मगर चीखने नहीं देता। और फिर पर्दा हटने लगा। होटल के सीसीटीवी कैमरों से दुबई पुलिस ने 11 मुश्तबा चेहरों की शनाख्त की। हर शख्स ने अलग अलग होटल में कयाम किया, अलग अलग कपड़े पहने, मगर हर कदम एक ही कहानी लिख रहा था, मोसाद। कुछ के चेहरे बदले गए थे, कुछ ने नकली दाढ़ियां लगाई थी। एक टीम वेटिंग मोड में थी, दूसरी टीम असिस्ट कर रही थी, तीसरी निकलने का रास्ता देख रही थी। जब इंकशाफ हुआ कि बर्तानिया, आयरलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट जाली थे और इनमें से कुछ लोग 2 शहरियत के हामिल इसराइली थे, तो दुनिया भड़क उठी। बरतानवी वजीर खारजा ने कहा, अगर इसराइल ने ऐसा किया है तो यह नाकाबिल कबूल है। ऑस्ट्रेलिया ने तेल अवीव से अपना सफीर वापस बुला लिया। दुबई पुलिस के चीफ ने कहा, हम जानते हैं कि यह मौसाद का काम है और हम वारंट जारी करेंगे। लेकिन इसराइल ने ना तरदीद की ना तस्दीक, सिर्फ इतना कहा गया, इसराइल अपने दुश्मनों से निपटना जानता है।
ये सिर्फ कत्ल नहीं थे, ये पैगामात थे कि तुम चाहे जद्दोजहद के निशान हो या मज़ाहमत के लीडर, अगर तुम दुश्मन हो तो तुम्हारे लिए कोई सरहद महफूज नहीं।